ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, केनाल रे और जे थॉमसन मॉडल, ये सब हिस्ट्री है। दिस इज लाइक हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये पार्ट पिछले साल भी कट गया था, और हर साल ऑलमोस्ट इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिर्फ कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ये पढ़ाकर इससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये, सो दैट कि अगर तुम्हारे स्कूल में पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो तुम आंसर कर पाओ, राइट। अब हम बात कर रहे हैं, लुक वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो अब हम डिस्कवरी किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक ग्लास ट्यूब बनाई, अगेन जस्ट लाइक कैथोड रे ट्यूब, उसी तरीके से एक और ट्यूब थी ग्लास की। उसके अंदर भी दो कंडीशंस थे। कैन यू टेल मी द कंडीशंस इनसाइड अ कैथोड रे ट्यूब? कोई तो होगा जो बता सकता है। लो प्रेशर। लो प्रेशर एंड एक और, एक और कंडीशन थी, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। डू यू रिमेंबर? लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, राइट। तो इस केस में हमने ये ट्यूब में दो, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाई थी और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाई थी। और हमने क्या किया था, हमने जो मटेरियल था फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, वो यहाँ पे लगाया था। अब बात ये आती है, क्या ये जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल हमने इसके पीछे लगाया था, जिससे हम चेक कर रहे थे कि कोई पार्टिकल हिट कर रहा है या नहीं, अगर हम इस मटेरियल को इधर लगाएं इसके पीछे, तो क्या होगा? तो व्हाट वी डिड वाज, नाउ हमने जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, जो जिंक सल्फाइड का मटेरियल था, उसको लगाया एनोड के पीछे, और एनोड में कुछ होल कर दिए, ठीक है। अब इट वाज ऑब्जर्व कि कोई पार्टिकल ऐसा भी था जो यहां पे जाके हिट कर रहा था। देयर वर सम पार्टिकल्स दैट वर हिटिंग बिहाइंड द एनोड। तो ये कैथोड रे के ऑपोजिट थे, इनको नाम दिया गया था कैनाल रेज। तो मुझे एक बात बताओ, जो कैनाल रेज हैं, कैनाल रेज पे चार्ज क्या होगा? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कैनाल रेज? जल्दी से ऐसे बिना, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव होगा, राइट। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो कैनाल रेज के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? दैट कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो कैनाल रेज के बारे में हम क्या बातें बता सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा चार्ज होता है इनके ऊपर? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि वो पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक काम करो, पहले ना मैं ऐसी क्लास को पढ़ाऊंगा नहीं जो पार्टिसिपेट नहीं करती। पहले टाइप प्रेजेंट इन चैट, सारे के सारे प्रेजेंट लिखो चैट पे। चैट पे प्रेजेंट टाइप करना है बस। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, या तो उसे माइक पे जवाब दोगे, या फिर अपना आंसर तुम चैट पे दोगे, ठीक है। और चैट पे आंसर देना जरूरी है। अगर तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, आई आइदर मार्क यू एब्सेंट और आई रिमूव यू फ्रॉम द बैच। ऐसी क्लास मुझे नहीं चाहिए जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो तुम्हें मुझसे पूछना है, ठीक है ना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो रिपीट बोल दो। अगर तुम्हें क्लियर नहीं होता, नॉट क्लियर लिख दो। डायरेक्ट एवरी राइट टू एवरीवन लिखने का भी जरूरत नहीं है कि सबको दिखे तुम्हारा आंसर। तुम सिर्फ मुझे लिख दो, प्राइवेट चैट पे लिख दो कि सर ये समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। आप 11th क्लास में आ गए हो, अपना कंसेप्ट बनाना है। तुम्हारा कंपटीशन 10-12 बच्चों से नहीं है, तुम्हारा बच्चा लाखों बच्चों से तुम्हारा कंपटीशन है। तो यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। तो अब अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, या तो चैट पे आंसर हो या माइक पे हो, अदरवाइज आई वोंट कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब बात ये है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब हमें ये याद होगा कि जो कैथोड रे होती थी, कैथोड रे, जो कैथोड रे होती है
वो इलेक्ट्रॉन थी। कैथोड रेज वर इलेक्ट्रॉन, राइट? कैथोड रेज क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब हमें ऐसा लगेगा कि कैनाल रेज पॉजिटिव है, तो कैनाल रेज क्या होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कैनाल रेज शुड बी? Protons. करेक्ट जतिन, ऐसा लग रहा है हमें कि प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड रे नेगेटिव थे तो वो इलेक्ट्रॉन थे, तो कैनाल रेज पॉजिटिव है तो दे शुड बी प्रोटॉन्स, राइट? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो नहीं, जवाब नहीं आया। सो कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज है तो दे शुड बी प्रोटॉन्स। ऐसा ही लग रहा था साइंटिस्ट को भी कि कैनाल रेज क्या होगी? कैनाल रेज प्रोटॉन्स होंगे। बट द थिंग इज कैनाल रेज वर नॉट प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि कैनाल रेज दे वर एक्चुअली फाउंड टू बी समथिंग एल्स, दे वर नॉट प्रोटॉन्स। कैसे? देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कैनाल रेज प्रोड्यूस कैसे होती है? तो अंडर द कंडीशन ऑफ हाई वोल्टेज जो भी गैसेस ट्यूब के अंदर होती है वो आयोनाइज कर जाती है। आयोनाइज करना मतलब कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। तो जैसे सपोज इस ट्यूब के अंदर हमारा हाइड्रोजन गैस फिल्ड है। अभी हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में आयनाइज होकर H+ और इलेक्ट्रॉन बना रही है। इलेक्ट्रॉन्स वर द कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? कैथोड रेज। ठीक है, तो नेगेटिव वाली चीज तो कैथोड रे थी जो हम पढ़ चुके थे, जो कि इधर से इधर जा रही थी, कैथोड रे। अब अगर हम बात करें कैनाल रेज क्या है, तो कैनाल रेज तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कैनाल रेज शुड बी H+, क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर आया नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हीलियम गैस भरी होती, इफ देयर वाज हीलियम गैस इन हियर, तो हीलियम गैस आयनाइज होके क्या बनाती? हीलियम का आयन, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते। वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो तो कैथोड रे बनाते, तो कैथोड रेज इधर से इधर मूव कर जाते। और कैनाल रेज क्या होते? जो पॉजिटिव चीज है। तो तुम देख सकते हो जो कैनाल रे हाइड्रोजन गैस में बनी है वो H+ है, और जो कैनाल रेज जो पॉजिटिव चीज बनी है इन केस ऑफ हीलियम दैट इज He2+। तो कैनाल रेज जो है दे आर नॉट प्रोटॉन्स। कैनाल रेज आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। प्रोटॉन्स तो कभी एटम से बाहर आते ही नहीं, तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन बाहर नहीं आया, तो इसी वजह से कैनाल्स आर नॉट प्रोटॉन्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। What are they? They are positively charged ions. Example is H+, He2+. These are the ions जो positively charged ions को कैनाल रेज बोला जा रहा है। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि शुड आई रिपीट दिस? अगर तुम्हें चाहते हो मैं रिपीट करूं ये वाला पॉइंट, तो प्लीज टाइप रिपीट। अगर तुम्हें क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर। करना जरूर पड़ेगा टाइप। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि हाउ, तो अगर क्वेश्चन आए हाउ आर कैथोड रेज एंड कैनाल रेज प्रोड्यूस्ड, कैथोड रेज और कैनाल रेज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, अगर इसकी बात हो। नहीं, रिवाइज नहीं करा रहा हूं मैं, ये तो न्यू टॉपिक है। ठीक है, तो कैथोड रे अंडर हाई वोल्टेज the gases inside tube
आर आयोनाइज्ड। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैस एटम, फ्रॉम gaseous atoms or molecules। ठीक है, तो मतलब हम कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो और हीलियम गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है। ये हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस गेट आयोनाइज्ड। आयोनाइज मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेती है। कब कर लेती है? जब उन्हें हाई वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, तो चिराग ध्रुव ये समझो कि जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन सी रे बना लेते हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो वो बना लेते हैं कैथोड रेज। और जो आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं कैनाल रेज। मतलब कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स बट कैनाल रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, दे आर एक्चुअली द गैसियस आयंस। पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन को कैनाल रेज बोला जाता है। दे आर नॉट एक्चुअली प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स नहीं होते। तो ये क्या होता है? अंडर हाई वोल्टेज। कब होता है? अंडर हाई वोल्टेज these gases are ionized to produce electrons, that is the cathode rays, and gaseous ions which are the canal rays। Tell me, चिराग ध्रुव अब क्लियर है? yes or no? सर इसका मतलब कैनाल रेज और कैथोड रेज साइमल्टेनियसली रिलीज होती है। हाँ, साइमल्टेनियसली रिलीज होती है, पर हम उनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट में देखा गया था, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पे लगाया था फॉस्फोरेसेंट मटेरियल तो कैथोड रे ऑब्जर्व हुई थी। फिर हमने जब यहाँ पे लगाया फॉस्फोरेसेंट मटेरियल तो कैनाल रेज डिस्कवर हुई थी। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे बताओ, सबको ये पार्ट क्लियर है कि कैथोड रे कैनाल रे कैसे बनती है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर हमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनाल रेज, तो एक छोटा सा डिफरेंस बना लेते हैं कैथोड रेज और कैनाल रेज में। They are negatively charged because they are electrons. कि canal rays are positively charged. They are positively charged as they are protons. ठीक है, कैथोड रेज आर they have fixed charge to mass ratio। इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है वो फिक्स है। On the other hand, canal rays do not have fixed charge to mass ratio. They do not have fixed charge to mass ratio.
इनके अंदर चार्ज टू मास रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो हीलियम का हो, चाहे वो नाइट्रोजन का हो या ऑक्सीजन का हो, उसका चार्ज और मास फिक्स रहता है, तो उसकी चार्ज बाय मास रेशियो भी फिक्स रहती है। बट कैनाल रेज, अच्छा सॉरी दे आर नॉट प्रोटॉन्स, ये मैंने गलत लिख दिया, दे आर इसको प्लीज ठीक कर लो। They are not protons, they are positively charged ions. Right? So अब हम कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास सेम रहता है, बट ये जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, तो H प्लस He2 प्लस O2 प्लस, तो द थिंग इज ये जो है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का मास अलग होता है, हीलियम का मास अलग होता है, ऑक्सीजन का मास अलग होता है, हाइड्रोजन आयन का चार्ज 1 होता है, हीलियम का अलग होता है 2 प्लस, तो इनका चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं होगा, पर इनका चार्ज टू मास रेशियो फिक्स होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल मतलब ये सबके अंदर होते हैं, और सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स में ये पाए जाते हैं, और ये फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज और मास सब में सेम होता है, दे आर कांस्टेंट, राइट। उसके अलावा दे डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये गैस के नेचर पे नहीं डिपेंड करते कि उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, जो भी गैस हो, उन सब से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कैथोड रे कहलाता है। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, बट दीज दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, कि अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे बताओ, इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनाल रेज क्लियर? यस और नो एवरीवन? मोहित, मयंक, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोहित, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? Mohit, will you reply or should I put you in waiting room? Mohit Jindal. All right. Next. नेक्स्ट पार्ट इज आवर, अब हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो चुकी है, राइट? तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मॉडल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय थॉमसन, और थॉमसन का मॉडल हमें सबको पता है कि ही सेड दैट जो इट वाज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, इफ यू रिमेंबर, कि द एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो एटम है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर एम्बेडेड। Electrons are embedded like raisins in a pudding or the seeds in a watermelon. ठीक है, so what did he say? थॉमसन मॉडल के बारे में बस एक लाइन लिख लेंगे, बिकॉज ये तो 9th की बात है, हमसे दोबारा कोई इतनी डिटेल में पूछने नहीं वाला। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग the atom was positively charged sphere। एक चीज ये याद रखना कि एटम को इसने बोला था कि एटम जो पूरा है इट इज अ पॉजिटिवली charged sphere with electrons embedded in it। ठीक है,
रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया. दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. फेल टू एक्सप्लेन कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया. क्या था उसका एक्सपेरिमेंट वो भी हमने सबने पढ़ रखा है. यू डोंट हैव टू डू इट इन सो मच डिटेल जो तुमने 9th में किया था. तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था इट वाज बेस्ड अपॉन हिज एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था विद अ थिन गोल्ड फॉइल. He took a thin gold foil और इस thin gold foil पे what he did was he bombarded alpha rays. Alpha rays are also alpha rays होती क्या है? Alpha rays are He2+ ions. अल्फा रेज क्या होती है? अल्फा रेज होती है He2+ के आयंस की एक्सट्रीम. तो अल्फा रेज आर हीलियम प्लस आयंस. ये जो हीलियम के आयंस हैं इनको बॉम्बार्ड किया गया एक थिन गोल्ड फॉइल पे एंड इट वाज ऑब्जर्व. देखो इसके अंदर अज्यूमिंग कि यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल में गोल्ड के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं. तो मेनी एटम्स वर प्रेजेंट ऑफ गोल्ड इन दिस फॉइल. तो इस फॉइल में जो एटम्स प्रेजेंट थे तो he observed that most of the alpha particles traveled straight through the gold foil. Gold foil से ज्यादातर alpha particle सीधा निकल गए. सीधा निकल गए मतलब कि इनके अंदर ज्यादातर जो स्पेस है that is empty. So यहाँ पे उसने obviously उसने एक स्क्रीन लगा रखी थी and it was also covered by phosphorescent material जिसपे कोई भी चीज हिट करेगी तो उसे ग्लोइंग मार्क दिखेगा. तो ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स है वो कैसे जा रहे हैं. दे आर गोइंग स्ट्रेट. वो स्ट्रेट जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट जहां पे अल्फा रेज पास करी गई थी डायरेक्ट उसके सीधा यहाँ पर वो मार्क दिखाई दे रहा है. तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट. तो उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे दे यूज्ड टू डिफ्लेक्ट by small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते थे. बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो जाते थे. और 1 in 10,000 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक. 1 in 10,000 पार्टिकल बाउंस बैक. तो इससे he gave a model of atom depending upon the experiment and he said कि he said most of the space between inside the atom is empty. So most of the space inside the atom is empty. ऐसा कैसे? क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे थे. तो इसका मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर खाली है. राइट? Most of the space inside the atom is empty. सेकेंडली ही सेड कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड है. तो ही सेड कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर. और जैसे थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे है तो दैट वाज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज थे. अगर वो पॉजिटिव चार्ज थॉमसन के मॉडल पे लगते, थॉमसन ने बोला था पूरा मॉडल में कि पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव है तो वो हर बार ही डिफ्लेक्ट होना चाहिए था. बट ज्यादातर बार वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. दैट मीन्स ज्यादातर जगह पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है. ठीक है? देन ही सेड कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड चार्ज एंड मास. जो मास है of atom is concentrated in the center. Concentrated in center of the atom and this center of atom is called the nucleus. That is nucleus of the atom.
सारा चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एंड सारा मास कहां पे कंसेंट्रेटेड है? इस छोटे से स्फीयर में, ठीक है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्कवर हो चुके थे, तो ही सेड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये बातें रदरफोर्ड ने बोली थी, और रदरफोर्ड के मॉडल के ने एक और चीज बता दी थी कि एटम का जो साइज होता है वो उसने बताया था 10 to the power -10 मीटर के अराउंड होता है, दैट इज 1 मतलब 10 zeros, राइट। और जो न्यूक्लियस का साइज बताया गया था वो था 10 to the power -15 मीटर, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज 10 to the power -15 मीटर था। दैट इज, अगर एक क्रिकेट ग्राउंड को तुम एटम समझ लो, तो जो क्रिकेट बॉल है, दैट क्रिकेट बॉल इज द न्यूक्लियस। दिस इज द डिफरेंस इन साइज बिटवीन एटॉमिक साइज एंड द न्यूक्लियस साइज। एटम का साइज एक स्टेडियम जितना है, तो उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है, इट इज जस्ट अ स्मॉल बॉल जो स्टेडियम में प्रेजेंट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन the size of atom and nucleus. So is the Rutherford model and Thomson model clear to you? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All right. Then अब बात आती है रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ। रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ? वो फेल हुआ ड्यू टू अ थ्योरी। हेलो, कौन सी टॉपिक? ठीक, अच्छा, साइंस मैथ्स की थ्योरी ले लेना चाहिए और साइंस की कल 5-6 बजे से। हाँ, मैं एक बार पूछ लो, ठीक है। Alright, हम कर रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो, एक साइंटिस्ट था एंड साइंटिस्ट वाज मैक्सवेल। तो मैक्सवेल वाज वर्किंग ऑन सम वेव्स, और वेव्स के ऊपर उसने एक ऑब्जर्वेशन करी। तो एंड ही गेव अ थ्योरी नोन एज Maxwell's electromagnetic theory। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी। इसने एक वेव्स पे काम किया था, जिस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारी लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हमारी सन से आ रही है, जो हमारे घर पे आसपास प्रेजेंट है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट अगला टॉपिक ही यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। पर अभी हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड में पहले तुम्हें थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि मैक्सवेल भी काम कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। ही ऑब्जर्व्ड दैट अ चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड, ही सेड a charged particle when accelerated will release electromagnetic wave. He said कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, यानी कि अपनी अगर वो एनर्जी को वेलोसिटी को बढ़ा रहा है या डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, कोई भी पार्टिकल जो चार्ज हो और एक्सेलरेट करे, तो दो चीजें हैं। हाँ जी, हेलो,
हेलो ठीक है, मैं भेज रहा हूँ 10 मिनट में भेज रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। So a charged particle when accelerated will release electromagnetic wave। क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर तुम्हें याद हो कि जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, अगर हम बोल रहे थे, अगर हमने बोला कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आसपास जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो रदरफोर्ड ने बोला था, वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है रिवॉल्व। तो सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अलोंग रिवॉल्व करेगा, यू नो दैट सर्कुलर मोशन, यू नो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है एंड दिस चार्ज इज नेगेटिवली चार्ज। ऑल्सो रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, दैट सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। yes or no? ये दो पॉइंट तो तुम्हें क्लियर है ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये दो पॉइंट्स तुम्हें पता है, yes or no? Yes, sir. तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पे मैक्सवेल की थ्योरी लगाएं, तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, इट शुड रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करनी पड़ रही है, दैट मींस सो इट इज रिलीजिंग सम एनर्जी। और अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसके पास और एनर्जी कहां से आ रही होगी? अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करते करते, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इट विल स्लोली एंड स्लोली by losing energy it will decrease its path and it will fall into the nucleus। तो कैलकुलेशंस भी कर सकते थे हम उस टाइम पे, इतना हम एडवांस थे कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन शो कि अगर मैक्सवेल की थ्योरी इस रदरफोर्ड मॉडल पे अप्लाई होती है, दैट इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, कितने सेकंड में न्यूक्लियस में गिर जाएगा? इन 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स। इतने से टाइम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो दैट मींस रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द Rutherford's model do not explain stability ऑफ एटम, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो हाउ डज रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी? सो दिस इज व्हाई रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड। यू टेल मी, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? हमारे पास अब अगर हम एक बार टाइमलाइन को देखें तो हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी कि डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जल्दी फेल हो गई थी बिकॉज उसके बाद हमारा आ गया था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यानी कि कैथोड रेज डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। देन देयर वाज डिस्कवरी ऑफ ये प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज था, और न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हो गए थे बाद में। और वो कैसे डिस्कवर हुए थे? न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी जो हुई थी उसमें हमने ये सोचा था कि देखो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चल गए थे,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कैथोड रेज में थे, और कैनाल रेज से हमें ये आइडिया लग गया था कि कैनाल रेज से भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जो एटम के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता। उसके बाद हमने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मास को काउंट किया, तो जो मास ऑफ एटम था उसके बराबर नहीं आ रहा था। तो इट वाज क्लियर कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं उन दोनों का मास मिला के एटम का मास नहीं बनता। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन उसके बाद हुआ था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद हमारा डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स मॉडल आया। डाल्टन्स मॉडल के बाद वी गॉट रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल के बाद मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। तो देन मैक्सवेल गिव दी थ्योरी। तो अब इस यहां तक की कहानी के बाद अब हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये तो हिस्ट्री थी और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। चैप्टर हमारा यहां से शुरू होता है, दैट इज डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बीच में बहुत कुछ हुआ और वो बहुत कुछ अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा बोहर मॉडल, उसके बाद आएगा हमारा बोहर मॉडल, जो डेवलपमेंट होंगी उसके बाद। बोहर मॉडल आने के बाद फिर आएगी डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मॉडल, क्योंकि तुम देखोगे कि बोहर मॉडल भी थोड़ा गलत है। तो फिर हमारा चैप्टर का सेकेंड पार्ट शुरू होगा, दैट इज डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मॉडल। और फिर हमारा आएगा जो आज हम मॉडल एक्सेप्ट करते हैं, जहां पे ये चैप्टर खत्म होगा, दैट इज द क्वांटम मॉडल। तो हमने यहां तक की कहानी देख ली है। यहां से नई कहानी शुरू होती है, इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है कि साइंस में रदरफोर्ड मॉडल के बाद साइंस में क्या नई चीजें हुई और जिसने हमारा बोहर मॉडल को समझने में हेल्प करी। और फिर बोहर मॉडल के बाद ऐसी क्या नई साइंस में डिस्कवरीज हुई जिससे हमारा क्वांटम मॉडल बना। तो दिस इज द मेन चैप्टर एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर क्लास 11, ठीक है। टेल मी, इज दिस क्लियर? बढ़े आगे। तो पहले, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमेशा काम आएंगे, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कुछ एटम्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो एटम्स के अंदर एटम को बताने के लिए हम दो चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वन इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज Z। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से, A से नहीं। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, number of electrons in the atom also, or ion. Also number of electrons in an atom but not in ions. Atomic number प्रोटॉन के इक्वल लिया जाता है हमेशा। It is not equal to number of electrons जब आयन की बात हो। क्यों? क्योंकि आयन्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में आयन ज्यादा या कम हो सकते हैं, पर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम और इन द आयन, बट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन एटम नॉट इन आयन। तो ये पॉइंट अगर तुम्हें दोबारा लिखवा दूं मैं, दैट number of electrons vary in cation and anion.
कटायन और अनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं, दे वेरी। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ आई कि एटॉमिक नंबर क्या है? यस और नो? चिराग, ध्रुव, जतिन, करमजोत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुलदीप? ठीक है। अब बात आ रही है मास नंबर की। एक और चीज होती है मास नंबर, that is represented as capital A. Mass numbers is equal to number of protons plus number of neutrons. जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है ऐड करने के। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें एक चीज यहाँ पे और बता दूं मैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चार्जेस की बात करें तो और उनके मास की बात करें तो यू नीड टू कंपेयर दिस, यू नीड टू लर्न दिस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट देयर चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. Charge on proton is +1.6 into 10 to the power -19 coulomb. And charge on neutron is 0. न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0. मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 kg. Mass of proton is 1.67 into 1.67 into 10 to the power -27 kg, and mass of neutron is also same, 1.67 into 10 to the power -27 kg. तो चार्ज और मास जो होता है, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 kg, इट इज वेरी मच लेसर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है 4 जीरोस बड़ा है देन इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब इट इज 1000 टाइम्स नहीं 10,000 टाइम्स मोर। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा 10,000 ज्यादा मास है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो इस केस में हम जब मास नंबर लेते हैं तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उनसे 10,000 गुना कम है। अगर वो 10,000 गुना कम है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, पर एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन आता है। ये वाली डेफिनेशन याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वाली बहुत रेयरली यूज करेंगे, या फिर मत ही यूज करो तो अच्छा है। तो इसको तो मत ही यूज करो। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। Is this all clear? Yes or no? I want reply from everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोहित क्लियर है? मयंक? Yes, sir. Clear. ठीक है। काव्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब बात आती है एटॉमिक सिंबल की, कि हाउ डू वी गिव सिंबल टू एन एटम्स। एटॉमिक सिंबल्स, कोई भी एटम को अगर हमें सिंबल देना हो तो लेट द एटम बी दिस। इसके अंदर जो मास नंबर होता है, जो मास नंबर होता है वो ऊपर रहता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे रहता है। दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है ऐसा लिखा हो, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। बस ये बात याद रखनी है कि मास ऊपर रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर नीचे रहना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, हमेशा मास नंबर ऊपर
और एटॉमिक नंबर नीचे, ये चीज याद रखना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अंदर हम बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर इज 7, मास नंबर इज 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड मास नंबर इज 12। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर इज 8 एंड मास नंबर इज 16। सो दीज आर दी सिंबल्स। तो एटॉमिक सिंबल तो तुम्हें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट भी होने वाला है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बात आ रही है कि एटॉमिक सिंबल होने के बाद हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स। Isotopes are the compounds having same atomic number but different mass number. जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। ऑल्सो यू कैन से दे हैव वेरिएबल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इनके अंदर न्यूट्रॉन्स अलग अलग नंबर में होते हैं, दे हैव वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का जो सबसे बेसिक एटम है वो है हाइड्रोजन 1 इट इज द ओनली एटम जिसके अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होता है। हाइड्रोजन एक ओनली एटम है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है। इसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखना चाहूं तो इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें है 0, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर आता है, तो 1 + 0 विल गिव 1। तो हाइड्रोजन 1 इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको नाम दिया जाता है प्रोटियम। तो प्रोटियम के अंदर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सिंबल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लियर है? यस और नो? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? नहीं, इज इक्वल टू z लिखा है मैंने, एटॉमिक नंबर, तो इज इक्वल टू 1। ओके सर। अच्छा, और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप होता है और इसमें न्यूट्रॉन आ जाता है, तो ये कहलाता है ड्यूटेरियम। इसको D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूटेरियम को D। D भी एक एटम सिंबल दे रखा है और वो सिंबल सिर्फ हाइड्रोजन के इसी आइसोटोप को रिप्रेजेंट करने के लिए है। Look at protium and deuterium. Though they have same atomic number, but they have different mass number. इनका मास नंबर क्यों अलग है? इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, पर इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाता है, दैट इज 1। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर मास को 2 बना देते हैं, मास नंबर। तो इज ड्यूटेरियम क्लियर? यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली प्रोटियम में देखो काव्या, प्रोटॉन इसके अंदर एक है, कैसे पता? क्योंकि तुम्हें पता है Z होता है ये, एटॉमिक नंबर इज दिस, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन हो गया 1। इलेक्ट्रॉन कैसे 1 हो गया इसके अंदर? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 0 है। अगर चार्ज 0 होता है यानी वो एटम होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करें तो इनके अंदर न्यूट्रॉन है 0, क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कैन बी फाउंड यूजिंग, देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू A, न्यूट्रॉन प्लस 1 इक्वल टू 1। तो तुम न्यूट्रॉन यहां से निकाल सकते थे, एटॉमिक नंबर 1 था, मास नंबर 1 था, प्रोटॉन भी 1 थे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे? न्यूट्रॉन आएंगे 0। काव्या अब क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही, चैट पे लिख दो काव्या।
Z इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z बोलते हैं, तुमने नोट किया होगा एटॉमिक नंबर को Z बोलते हैं। ट्रीटियम, ट्रीटियम की बात करें और ट्रीटियम क्या होता है, जिसके अंदर मास नंबर 3 है, इसको T से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर प्रोटॉन तो 1 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 रहेंगे, पर इसके अंदर न्यूट्रॉन हो गए 2। तो इसीलिए प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम आर आइसोटोप्स ऑफ वन अनदर because they have same atomic number but they have different mass number। इनका atomic number same है but इनका mass number different है। ऐसे और भी आते हैं, more examples are there। कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12, 13, 14, ये भी क्या है, these are more examples of our isotopes। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये आता है why isotopes have same chemical properties। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती है? तो आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, आइसोटोप्स है हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, और इसी तरीके से D2 ड्यूटेरियम प्लस ऑक्सीजन आल्सो फॉर्म्स वाटर। तो जो भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी रिएक्टिविटी सेम होती है। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो वैलेंसी पे डिपेंड करती है। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन तो इक्वल थे, प्रोटियम और ड्यूटेरियम दोनों और ट्रीटियम में, तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इक्वल, 1 1 1। ठीक है, सो एज केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन valency which depends upon valence electrons, which depends on valence electrons, comma isotopes show same valency as they have same number of electrons। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी वैलेंसी सेम है, वैलेंसी सेम है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर ये वाटर है और ये वाटर की तरह बिहेव करता है तो ये भी वाटर है, D2O इज आल्सो वाटर, ये भी वाटर की तरह बिहेव करता है, पर इस वाटर को हम बोलते हैं हेवी वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हेवी वाटर। हेवी क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर और शुड आई रिपीट? क्लियर और रिपीट? क्लियर सर। क्लियर सर। तुम्हारे होमवर्क भी है, होमवर्क मैं तुम्हें अभी सेंड कर रहा हूं ग्रुप पे, वो होमवर्क करे बिना क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, टाइप प्रेजेंट इन चैट।